वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक और सिलेक्शन बेच की धमाकेदार क्लास में। क्लास आपके सामने है, सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 51। शुरुआत की थी एक दिन कुछ बड़ी प्लानिंग करके और आज उसी पे रेगुलर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 51, टॉपिक आपका साउंड एंड वेव पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने देखा कल वाली क्लास में तो कल की क्लास में टोटल फायर थी, टोटल आग था। और अगर आपने मिस कर दिया है तो सिलेक्शन बेच पार्ट आपका सिलेक्शन बेच वेव साउंड एंड वेव पार्ट 1 डाल के सर्च कर लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी। आज पार्ट 2 की बात करेंगे। और फिर एक बात बोलना चाहूंगा सर, ये वेव एंड साउंड का टॉपिक थ्योरी का टॉपिक है। इसमें फॉर्मूले आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो थ्योरी मिलेगी उसको आपको समझना पड़ेगा विजुअल इफेक्ट के साथ में। एक एक पॉइंट पे बात करनी होगी क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं। टॉप लेवल का जब क्वेश्चन बनेगा कॉन्सेप्ट का तो अगर आप डेप्थ में जाके समझ के आओगे उसको, वही परमानेंट रहेगा। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार क्लास को फटाफट से प्रेजेंट लगा दीजिए लाइक बटन पे, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। पहला फर्ज कमेंट में जय हिंद लिखना, दूसरा फर्ज है क्लास के लिए लाइक बटन पे प्रेजेंट लगाना। और उसके बाद में आराम से फोकस करिए क्लास पे, क्लास में आपको क्या समझाया जाता है उस पे फोकस करिए। एक एक सवाल तैयार हम यहाँ पे करने वाले हैं। 300 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया गजब का कॉन्सेप्ट होने वाला है आज की क्लास में। रेडी टू फाइट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपका साउंड एंड वेव में, जो कल हमने डिस्कशन किया था टॉपिक, उसी का मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखा है। कल अपने साउंड के बारे में पढ़ा, वेव के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पढ़ा। और आज हम साउंड को पढ़ने के लिए, हमें वेव को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें यानी उसका ABCD यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। लेकिन उससे पहले वेव को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ और, आपने 4 नंबर तक टाइप्स ऑफ वेव कल पढ़ लिया, 4 नंबर तक। 5 नंबर का पॉइंट क्या है जो मैंने लिखा है, मैंने पता है क्यों लिखा, क्योंकि यहां से इस पॉइंट को जहां से अपन डिस्कस करने वाले हैं वहां पे एक बार नेवी में भी सवाल आया है, एयरफोर्स में भी सवाल आया है। तो ये चीज मैंने ऐड कर दी है एक्स्ट्रा में, ठीक है। लास्ट टाइम ये चीज मैंने आपको नहीं करवाई थी, इस बार मैंने इस पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब ऐड मैंने करने का बेनिफिट क्या मिलेगा वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर क्लास में आ चुके हैं, अगर दिल मांगता है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, 5 सेकंड लगेगी, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जिन ग्रुप में मैं ज्वाइन हूं वहां पर भी शायद एक ग्रुप में मैसेज आया था, अभी क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम, बाकी मैसेज नहीं आया। फटाफट एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको और फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, कुछ अन्य तरंगे यानी सम अदर वेव्स। कौन कौन सी और वेव हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला वेव है मैटर वेव। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूं बेटा सब्र रखें, पेशेंस रखें, केवल समझने पे फोकस करिए, डाउट क्लियर होगा 100%। और क्वेश्चन को फोड़ दोगे, तुरंत फोड़ दोगे। देखिए मैटर वेव क्या है, यानी जो द्रव्य तरंगे क्या है, यानी अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, उससे लिंक, उससे रिलेटेड जो वेव है उसको हम मैटर वेव कह सकते हैं, उसको हम द्रव्य तरंग कह सकते हैं। क्या लिखा मैंने, यानी जो पार्टिकल मोशन में है उससे रिलेटेड जो वेव है, उससे रिलेटेड जो तरंग है उसे मैटर वेव कह देंगे, उससे हमें आपका द्रव्य तरंग कह देंगे, मैटर वेव कहलाएगी। यानी जो मूविंग पार्टिकल है उनसे जो एसोसिएटेड जो वेव है उसी को हम मैटर वेव कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। हाउस द जोश रिप्लाई ऑन कमेंट सेशन। एक बार कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए हाउस द जोश का, क्योंकि जो जोश जिसकी बात आप किया करते हैं, जोश जुनून और जज्बा, वो कूट कूट के मेरे सोल्जर में भरा होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए शाबाश, क्या कॉन्सेप्ट आपका। पहला हो गया बेटा मैटर वेव हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बहुत अहम है, सर्वे या ध्वनि तरंगे, यानी ऑडिएबल या कह सकते हैं साउंड वेव। वेव जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको सुना जा सकता है।
ऑडिएबल वेव या साउंड वेव, श्रव्य तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं। यहां से एक सवाल बनता है, आपने प्रैक्टिस में भी किया होगा, पहले वो सवाल तैयार कर लेंगे, बाकी बातें बाद में। साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि आपको पहले से पता होगा। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये लिख सकता हूं मैं, या 20,000 हर्ट्ज बोल सकता हूं, इसमें कोई आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऑडिएबल साउंड या आपका साउंड वेव, श्रव्य तरंगों का फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। ये सवाल मेरे प्रत्येक सोल्जर का क्लियर होना चाहिए। शाबाश, हाय सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम बेटा। सभी बच्चों को दिल से सैल्यूट, सभी बच्चों की अपनी मेहनत के लिए सबको दिल से सैल्यूट है बेटा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंगे इस श्रेणी में आती है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की जो भी वेव है इनको हम ऑडिएबल वेव कह सकते हैं, इन्हें हम साउंड वेव कह सकते हैं, इन्हें हम श्रव्य तरंग कह सकते हैं इस रेंज में। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने तनी हुई डोरी। बेटा स्ट्रेच जो स्ट्रिंग है, तनी हुई डोरी है, उसमें कोई तबला है जिसको आपने बजाया, उसका जो झिल्ली है उसके लिए मानव स्वर, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा स्वर है, कोई अच्छा सा गाना गुनगुनाया जा रहा है, जैसे अभी मुकेश सर कह रहे थे, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। ठीक है, जैसे वो गुनगुना रहे थे, मैं भी उधर बैठ के गुनगुना रहा था, तो मेरे को भी कमेंट में लिखे बिना रहा नहीं गया। अच्छा एग्जांपल देते हैं, बड़ा मस्त होके पढ़ाते हैं, बिंदास, मतलब 10-12 घंटे भी आपको पढ़ा देंगे ना कभी, तो पता नहीं चलेगा कि 10 घंटे हो गए भैया, याद रखना इस बात को। ठीक है, यस। तो तनी हुई डोरी, तबले की झिल्ली, मानव स्वर, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपका श्रव्य तरंग के यानी ध्वनि तरंगों के, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। गजब का कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, डेफिनेशन बन गया इसका रेंज के रूप में, और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। मेरे सारे सोल्जर को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यस, ओके, यस, ओके। चलो, पहला पॉइंट हो गया बेटा, पहला पॉइंट हो गया मैटर वेव, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है मैटर वेव। दूसरा ऑडिएबल साउंड, साउंड वेव 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जिनको सुना जा सकता है। तीसरा देखिए आपका, याद करना बेटा, मैं याद क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से सवाल बने हैं गुरुजी। अगला सवाल कैसे बना है, तीसरा देखिए अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इंफ्रासोनिक वेव, ध्यान दीजिएगा। इनका जो फ्रीक्वेंसी है, नोट करना बेटा अपने दिल दिमाग में, 20 हर्ट्ज से, नोट करना, 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, यानी इसको हम सुन नहीं सकते। हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से भी लो फ्रीक्वेंसी है। हाँ, इसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है, और एक बार मैंने सवाल सोल्व करवाया था तो मैंने कहा था बेटा डायरेक्ट याद रख लेना, अगर जरूरत पड़े तो 16.6 सेंटीमीटर इसका वेवलेंथ है इंफ्रासोनिक वेव का, और 20 हर्ट्ज से भी लेस, कम इसका फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे, जब अर्थक्वेक आता है ना उस दौरान जो भी वेव होती है उनको हम नहीं सुन सकते, और आपका जो समुद्र में जो लहरें होती है उनको भी हम सुन नहीं सकते, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से कम होता है। ये आपकी बेसिक जनरल चीजें विद एग्जाम्पल हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट पे। अभी मैं कल का बचा हुआ जो वेव का पार्ट है उसी को डिस्कस कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेव में जो एक्स्ट्रा वेव है उनको डिस्कस कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक स्लाइड पे एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या इनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से, बेटा 3 प्रकार की वेव मैंने पहले बताई। पहले मैंने मैटर वेव बताया जिनका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं था, फिर मैंने बताया आपको ऑडिएबल साउंड 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच में, तो तीसरा मैंने बताया आपको अपसर्वे इंफ्रासोनिक वेव 20 से भी कम, वो 20 से कम था, समुद्री लहरें, भूकंप की तरंगे सुन नहीं सकते। ये देखिए क्या है, 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा, यानी बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर अगर 20 किलोहर्ट्ज आता है
तो ये तो आपका ऑडिएबल साउंड आ गया। तो एक तो इधर हो गया, ये मान लो आपका दूसरा, ये आपका इंफ्रासोनिक, ये ऑडिएबल साउंड, और ये तीसरा हो गया आपका जिसको हम सुन नहीं सकते, परासर्वे तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। ये तीसरा वेव आपका यहाँ पर है। और जो जीरो लेवल पे है उसको पता मैंने क्या नाम दिया, मैटर वेव। एक बार कंपैरिजन करके देखना गुरुजी, कंपैरिजन से बहुत इजी में ये चीजें। थ्योरी है गुरुजी साउंड वेव, थ्योरी पे ध्यान देने का मतलब एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि रख देंगे सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल सही हो जाएगा लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर गुरुजी आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया तो। जरा ध्यान दीजिए। तो पहला हो गया जीरो मैटर वेव, एक आपका इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से भी कम, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज, और उसके बाद में आपका अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाएगा, 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है, जो तरंगे होती है इनकी आवृत्ति होगी और मानव कान इनको सुना नहीं जा सकता, इनको नहीं सुन सकता, किंतु मच्छर है वही 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 आता है ना, हाँ वो सुन सकता है। देख लो तुम, एक मच्छर है ना, एक मच्छर वो सुन सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये, हाँ, और उसके बाद में ये इनके लिए संवेदनशील होते हैं, वो कहते हैं ना पता चल जाता है किधर से क्या हमला होने वाला है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत खतरनाक होता है ये, इसीलिए ये 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव है उनको भी ये फील कर सकता है, सुन सकता है और अपना एक्शन कर सकता है उस पर। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है। सभी सोल्जर का तैयार है सर? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन मैंने नीचे लिखी है, इस लाइन को मैं आगे डिस्कस करूंगा आराम से, यहां पे डिस्कस करूंगा, यहां पे मैंने इसको नोट किया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। वायु में ध्वनि की चाल, बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, याद रखें कुछ बुक्स में 340, कुछ में 350, कुछ में 330, कुछ में 332 ये दे रखा है। न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आपको दी जाए वो पुट करें, अदरवाइज आप 332 पुट करके अगर सॉल्व करेंगे, अगर और इजी करना है तो आप 330 पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर थोड़ा इजी वे में कैलकुलेट आ जाएगा, उसके नजदीक आंसर आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा साउंड वेलोसिटी इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो वेवलेंथ है वो बेटा 1.66 सेंटीमीटर से भी कम है। लेकिन बेटा वेवलेंथ का यहां से कोई सवाल आपका नहीं बनेगा, ये चीज मेरे सारे सोल्जर को पहले से पता है, तो मुझे इस पे ज्यादा अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, यस। पार्ट 1 बेटा मैंने वेव एंड साउंड का कल करवा दिया है, अगर किसी बच्चे ने मिस कर दिया है तो इस क्लास के बाद में उसको भी देख लीजिएगा, आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूं, फिर आगे चलूंगा फटाफट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये क्या पॉइंट लिखा है, ये तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो किस में यूज होती है? सोनार में। सवाल आया हुआ है नेवी में, ये सवाल नेवी में आया हुआ है। मैंने यही तो कहा कि मैंने कुछ चीजें और अपडेट किए जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे गए सवाल हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर लिए। तो बेटा सोनार में जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है जिनका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा है, उनका यूज सोनार में होता है। उसके बाद में एक चीज मैंने और डाली है, इनका उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, इनमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है, अगर एग्जाम में आए तो याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक वेव आपका अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए देखिए जरा देखिए, कितने खतरनाक है ये, कितने खतरनाक है। इनको दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव पता चलते ही कि अल्ट्रासोनिक वेव है निकल लेंगे उधर से, क्योंकि इनको पता चलेगा कि अब अपनी बस की बात नहीं है। मछलियों को आकर्षित करने के लिए बेटा आपने नहीं देखा वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन समुद्र में डाली जाती है और जैसे ही उसके पास कोई मछली आसपास में होती है तुरंत उसकी तरफ खींची आती है उस तरंग की वजह से और उस पर चिपक जाती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी मछली पकड़ने के लिए इस सिस्टम का यूज करते हैं, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। आज का नया पॉइंट आपका वो है तरंग गति के लिए महत्वपूर्ण राशियां। और मेरे प्रत्येक सोल्जर को बताना चाहूंगा बेटा, अगर वेव और साउंड समझना है, अगर आपको वेव और साउंड समझना है तो ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी आज की क्लास में, ये बहुत अहम होने वाला है।
ये बहुत 10-11 जो पॉइंट है ना, ये बहुत अहम होने वाले हैं बेटा। अगर आपको साउंड समझना है, अगर आपको वेव समझना है, तो मेरी सभी बच्चों से दिल से एक रिक्वेस्ट रहेगी, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेट क्लास पे करेंगे। इधर उधर की अगर कोई बात है तो उसको थोड़ी देर के लिए बेटा साइड कर दें, 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपका आपकी स्क्रीन पर है, एम्पलीट्यूड, आयाम। ये चीजें बार बार काम में आएगी। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप वो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाओगे, वो चीज समझ नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एम्पलीट्यूड की, आयाम की। अब एम्पलीट्यूड को मैंने कैसे डिफाइन किया है, मैंने क्या कहा कि कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो उसकी मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, ये इसका मेन पोजीशन है, ये यहां से कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, मेन पोजीशन से कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसे आयाम कहते हैं। उसको सबको एक बार साइड में करो, डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, ये बेटा ये इसका मेन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, और ये मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मेन पोजीशन से नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप देख रहे होंगे, मैंने क्या नाम दिया है, एम्पलीट्यूड नाम दिया है। मेन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। एक बार सारे सोल्जर परसेंट लगा के मुझे बता देंगे। 656 स्टूडेंट लाइव है, और लाइव की बात आती है तो आता है 493। ये कंजूसी जब हमें दिखती है तो सच्ची में बताता हूं, एक धक्का सा लगता है कि जब अपन यहाँ जी जान से मेहनत हो रही है, उसके बाद में बच्चों का ये सपोर्ट देखने को मिलता है। वही सपोर्ट जब आपका नेक्स्ट लेवल पे होता है तो हमें अंदर से खुशी मिलती है कि यार हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बराबर अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मर्जी आपकी है। एम्पलीट्यूड पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सारे मेरे सोल्जर का एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, मेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही हमारा एम्पलीट्यूड है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो आपका नीचे की तरफ हो। ठीक है, ये ऋणात्मक दिशा में अधिकतम है, ये धनात्मक दिशा में अधिकतम है। बताइए जरा, पहला सभी बच्चों का क्लियर है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है बेटा, यस। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग, गजब का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझते हैं। क्या वेवलेंथ सर, तरंग दैर्ध्य की अपन यहां पे बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की अपन यहां पे बात कर रहे हैं, वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है इसकी अपन यहां पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड बेटा, वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, एक बार फटाफट से एक बार रिप्लाई करिए, क्लियर है बेटा यहां तक? शाबाश। वेवलेंथ की अपन यहां पे बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का, तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ का लॉजिक क्या है बेटा? अगर समझ लिया, दिल में उतर गया ना, जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जो चीज दिल में बस जाती है वो कभी भुलाई नहीं जाती। ध्यान दीजिए, जितने समय में, जितने टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल, कोई कण उस मीडियम का अपनी मेन पोजीशन से, माध्य स्थिति से एक दोलन पूरा कर लेता है। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, वेव प्रोपोगेशन में उस मीडियम का, उस माध्यम का कोई पार्टिकल, माध्यम का कोई कण अपनी मेन पोजीशन पर, मेन जो माध्य स्थिति है वहां से जितने टाइम में, जितने समय में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, धनात्मक ऋणात्मक। जरा डायग्राम से समझना, ये मैं इधर समझा देता हूं आपको, इस डायग्राम में समझ लो, आप इस डायग्राम में समझ लो, एक बार इस डायग्राम में समझ लो
ये देखिए बेटा जरा ध्यान से, ये बेटा स्टार्ट हुआ है मेन पोजीशन से, ये धनात्मक हाफ सर्कल, ये ऋणात्मक हाफ सर्कल, यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहां से यहां तक जितना टाइम उसने लिया है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, वो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा। उस समय में तरंग जितनी दूरी तय करेगी वही दूरी उसका वेवलेंथ है, और ये अपने को मीटर में मिलेगा। एक राउंड को कंप्लीट करने में यहां से स्टार्ट होके यहां तक उसने पहुंचा, तो उस समय अंतराल में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वही डिस्टेंस इसका वेवलेंथ है। इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं आप कितने वेवलेंथ है? आप कहोगे सर 2 वेवलेंथ है, एक और दूसरा ये 2, क्योंकि यहाँ पे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, ये पहला और ये दूसरा। यानी कह सकते हैं कि उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो एक निश्चित समय अंतराल में एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, और उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए उस समय अंतराल में जितनी दूरी तय करेगा ये उसका वेवलेंथ कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, डायग्राम से भी चीज क्लियर हो रही होगी, यहाँ से देख सकते हैं आप, कहीं पर भी देख सकते हैं इसको। एक पूरा का पूरा राउंड ले ले, ये ऐसे मोशन कर रहा है इसलिए आप इसको पहचान नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है कि हमें इसको रोक लेना चाहिए तो मैं इसको रोक देता हूं एक बार, ठीक है? रुकेगा कि नहीं रुकेगा मुझे नहीं आइडिया, 1 मिनट में ट्राई करता हूं, रुकता है क्या? हाँ रुक गया, देखो रुक गया बेटा, मान गया अपनी बात ये अभी। लेकिन ये यहां से मान लो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, मेन पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है? एक बार देखो बेटा, यस, हाँ अब मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से गया और यहां से वापस, ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया, ये ऊपर और ये नीचे। अगर इसका मेन पोजीशन ये लेते तो यहां से स्टार्ट हो गया तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ऐसे करके। तो इस प्रकार से पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में लिया गया आपका जो समय है वो इसका वेवलेंथ कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। हाउस द जोश, समझ में आ रहा है सर? हाउस द जोश, ठीक है? यस, शाबाश। राह संघर्ष की जो चलता है मेरे दोस्त, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूर्य निकल कर आता है, वही सूर्य की तरह चमकता है, वही हीरा बन के चमकता है, वही अपने चारों ओर रोशनी फैलाता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों को काली किया है, समझ जाना मेहनत कितनी करने की जरूरत है। अगले पॉइंट पे आता हूं, इसका एक डेफिनेशन और है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, समझ जाना बेटा। एक आवर्त काल में, बेटा एक आवर्त काल क्या है? अभी टाइम पीरियड का डेफिनेशन नहीं आया है, आगे आएगा, मैं बता देता हूं। बेटा एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लिया जाएगा वही टाइम उसका टाइम पीरियड यानी आवर्त काल कहलाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आवर्त काल में जितनी दूरी उसने तय की वही लैम्डा है, वही वेवलेंथ है। हाँ तो सर बात तो वही है, मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक टाइम पीरियड में, एक आवर्त काल में जितनी दूरी तय की जाएगी, जितनी दूरियां तय की जाएगी वह उसका वेवलेंथ है, और एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगेगा ये उसका टाइम पीरियड है, आवर्त काल है। अभी आगे बात करूंगा। इनको अगर समझ रहे हो ना बेटा आप, तो जब आगे हम बात करेंगे ना टाइम पीरियड की, आवर्त काल की, एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, है ना, इंटेंसिटी की, वो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएगी। इसलिए बेसिक चीजें बहुत समझना जरूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आता, मतलब गिनती नहीं आती, नंबर नहीं पता आपको, तो आप टेबल कहां से याद कर लोगे भाई? अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो स्पेलिंग कहां से बना लोगे? समझ रहे हो बात? बस वही चीज है। तो ये दूसरा डेफिनेशन है, एक आवर्त काल समय में तरंग जितना दूरी तय करता है वही उसका वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन टाइम पीरियड एक होना चाहिए, एक आवर्त काल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन। चलिए दूसरी डेफिनेशन की कोई जरूरत पड़ेगी? बेटा पढ़ सकती है, क्यों नहीं पढ़ सकती? जैसा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसके हिसाब से जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं, इसको विजुअल करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिए बेटा, समान कला में स्थित दो कर्मागत बिंदुओं के बीच की दूरी, सेम फेज में अगर कोई दो पार्टिकल है,
सेम फेज में अगर कोई दो पार्टिकल है, समान कला में अगर कोई दो कण है, तो उनके बीच का सीधी जो दूरी है वही आपका वेवलेंथ है। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। यहां से किसी पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, इधर गया, फिर इधर से इधर आया। बताओ इस बिंदु 1 और ये बिंदु 2 क्या ये समान कला में है? यस और नो? क्योंकि यही बात मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं इसी क्लास में। लेकिन फिलहाल मैं पहले ही आपसे पूछ रहा हूं, क्या पॉइंट 1 और 2 समान कला में है? लगे हाथ में तीसरा पॉइंट भी बना देता हूं, यहां पे तीसरा पॉइंट, तो आपका जवाब होगा यस सर। ए पॉइंट मतलब 1, 2 और 3 ये तीनों बिंदु समान कला में है। अगर ये समान कला में है तो बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच की दूरी वेवलेंथ होगी, लैम्डा होगी। डेफिनेशन क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट आपका और ये तीसरा पॉइंट, इसके बीच की दूरी को मैं क्या कह सकता हूं? वेवलेंथ कह सकता हूं, लैम्डा कह सकता हूं। अच्छा जी सर, ये बेटा आपको हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। बेटा ये उच्चतम बिंदु नजर आता है, ये आपको उच्चतम बिंदु नजर आता है। अगर मैं इसको ए नाम दूं, अगर मैं इसको बी नाम दूं, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई बच्चा मुझे ये बताएगा ए और बी सेम फेज में है या नहीं? ए और बी समान कला में है, बिल्कुल समान कला में है। देखिए जरा, तो इन दोनों के बीच की दूरी वेवलेंथ आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी। इसी प्रकार नीचे की तरफ देखें, ये कोई बिंदु है सी और ये कोई बिंदु है डी, तो सी और डी के बीच की दूरी भी लेमडा आएगी, वेवलेंथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने बात किया है। सेम लॉजिक आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे आज ही क्लास में आए उनको बता दूं कि कल हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जबरदस्त ऑपरेशन कर दिया है, एक एक पॉइंट पे निचोड़ दिया है इसको। तो अगर आपने पार्ट 1 इसका मिस कर दिया है साउंड एंड वेव का, तो उसको देख लीजिएगा। इस क्लास के बाद में आपका 100% सॉलिड टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ते हैं। ये बेटा कंप्रेशन है और ये आपका रेरफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन आ गया, फिर ये रेरफैक्शन आ गया। तो बेटा कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन यानी संपीड़न के बीच की दूरी वेवलेंथ, क्योंकि समान कला में है। ये आपका रेरफैक्शन विरलन और ये आपका रेरफैक्शन विरलन के बीच की दूरी लैम्डा वेवलेंथ है। इसी प्रकार नीचे यहां से स्टार्टिंग करके यहां पे स्टार्टिंग तक पहुंचे, ये भी लैम्डा। तो सेम लॉजिक है। मेरा कहने का मतलब है लैम्डा को लेकर, वेवलेंथ को लेकर प्रत्येक बच्चे को ये तीनों डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन जो बेसिक, दूसरी डेफिनेशन टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, तीसरी डेफिनेशन आपका दिखा दी यहाँ पे दूरी के अलोंग, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में, तीनों डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी पे यानी आवृत्ति पे। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी शब्द बोलूंगा मेरे सोल्जर के दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए, टाइम पीरियड का इनवर्स, आवर्त काल का व्युत्क्रम, आवर्त काल का उल्टा। समझ रहे हो बात? टाइम पीरियड, आवर्त काल का इनवर्स उल्टा फ्रीक्वेंसी होगा। जरा देखिए क्या लिखा है इसने, उसी को हम उलट के कैसे लिखते हैं। माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड, पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। वाह, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कितना वाइब्रेशन हो रहा है, पर सेकंड कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वही उसका आवर्ती है। पर सेकंड होने वाले नंबर ऑफ वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। डेफिनेशन मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में होनी चाहिए, पर सेकंड होने वाले नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन है प्रति सेकंड, उसी को हम आवर्ती नाम देते हैं, उसे आवर्ती कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्लियर है। ये चीज समझ में आएगी तो ही बेटा आगे की चीजें क्लियर होगी, क्योंकि आगे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। साउंड और अगर वेव को आपको समझना है तो पूरा बेसिक से समझने का प्रयास करिएगा। एक क्लास में समझ के निकलने से कभी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है, पहली क्लास या दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तक तो उनका शेड्यूल ही खराब हो जाता है, और फिर वही टॉपिक आधा अधूरा, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, घातक होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आगे देखिए क्या लिखा मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी स्थान से प्रति सेकंड, पर सेकंड गुजरने वाले नंबर ऑफ वेवलेंथ। ओ क्या बात है, पर सेकंड पहला वेवलेंथ, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा वेवलेंथ, यानी पर सेकंड गुजरने वाले वेवलेंथों की संख्या, तरंग दैर्ध्यों की संख्या, उस तरंग की आवर्ती कहलाती है।
बेटा आवर्ती वेवलेंथ क्या है? एक आवर्त काल में तय की गई दूरी, एक टाइम पीरियड में कवर किया गया डिस्टेंस, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है। अब जितने ज्यादा तरंग दैर्ध्य होंगे उसी वेवलेंथ की संख्या को पर सेकंड आवर्ती कह दिया, आवर्ती नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया उसको। आवर्ती की इकाई या तो हर्ट्ज होगी जो पता है आपको, या पर सेकंड होगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यानी कह सकते हैं कि आवर्त काल का व्युत्क्रम आवर्ती होती है, पर सेकंड जो आपके वेवलेंथ है उनकी संख्या है उसी को हम आवर्ती के रूप में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं, मेरे प्रत्येक सोल्जर के चीज दिमाग चाहिए। टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड टी तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन एन। मेरे प्रत्येक सोल्जर के अगर दिमाग में फॉर्मूला है, एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख देगा। सर फ्रीक्वेंसी का डाउट क्लियर है, आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे की ओर कदम बढ़ाइए। बताइए बेटा, क्लियर है सभी बच्चों का फ्रीक्वेंसी? ठीक है बेटा, आगे चले। यस बेटा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। ओके, आगे बात करते हैं वेवलेंथ की, वेव फ्रंट की तरंगाग्र। बेटा इस पॉइंट को ढंग से पढ़ लेना। अभी तो मैं इसका ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं, मूवी की बात करेंगे जब अपन यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वेव फ्रंट तरंगाग्र को और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्ती तो हम आज भी करेंगे, आज भी दोस्ती करके रहेंगे, आज भी बातचीत करके रहेंगे वेव फ्रंट की तरंगाग्र की। बेटा मैंने आपसे एक सवाल किया कि बेटा क्या आपने वेव फ्रंट देखी है, तो मेरे प्रत्येक सोल्जर का जवाब होगा यस और नो। मेरे हिसाब से होना चाहिए 100% यस, क्योंकि प्रत्येक बच्चे ने ये चीज तो देखी है कि ठहरे हुए पानी में, अगर ठहरे हुए पानी में पत्थर डाला जाता है, जैसे ही पत्थर गिरता है वहां से एक लहर निकलती है और दूर किनारे तक जाती है। यस और नो? अगर आपने वो चीज नोटिस की हुई है तो आपने वेव फ्रंट को देखा है। हम ऐसे इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे बिना वेव फ्रंट को देखे, ठीक है? यस, मान लीजिए समुद्र में ठहरा हुआ पानी है या कहीं तालाब में ठहरा हुआ पानी है, यहाँ पे आपने पत्थर गिराया तो इस तरीके से वो वेव दूर तक जाती है, ऐसे वो वेव फैलती जाती है और फिर दूर तक चली जाती है। देखा होगा आपने, अंतिम किनारे तक चली जाती है। ये जो है ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है। ये तरंगाग्र है समान दूरी पर। बेटा अगर मैं इस राउंड की बात करता हूं तो इसके लिए प्रत्येक कण समान कला में होगा, यस और नो? इस राउंड की बात करूं, प्रत्येक कण इस बिंदु से बराबर दूरी पे होगा, क्योंकि ये तो वृत्त है। अगर मैं इस राउंड की बात करता हूं तो ये प्रत्येक कण इस बिंदु से समान दूरी पर होगा, और यही इसकी डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन वेव फ्रंट की है, यही डेफिनेशन तरंगाग्र। प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता रहे तो हम उसको वेव फ्रंट कह सकते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में मैं बात करता हूं आपकी थ्योरी पे। क्या तरंगाग्र एक रेखा या सतह है जिस पर ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं पर उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस समान कला में हो, समान दूरी पर हो, सेम फेज पे हो। यदि स्रोत आवर्ती हो तो समान आकृति के कर्माग्र तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। जल की एग्जाम्पल नोट करना, जल की सतह पे उत्पन्न होने वाली लहरें तरंगाग्र का उदाहरण है, वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है। जैसे ही वहां पे वेव क्रिएट होगी वेव फ्रंट के रूप में, प्रत्येक पार्टिकल सेम कला में होगा, समान फेज पे होगा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो वह आपका वेव फ्रंट का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जिसके बारे में मैं बातें कर रहा हूं। हाँ सर, मैं 10 मिनट में क्लास फ्री की बात करता हूं। हाँ तो देखिए जरा ध्यान से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका वेव फ्रंट का डेफिनेशन दिमाग में मेरे प्रत्येक सोल्जर के आ जाना चाहिए। एग्री कर रहे हो बेटा इस बात से? ठीक है बेटा, ध्यान दे रहे हो? क्या बात है? यस, मुकेश सर भी क्लास में, एक बार जोश दिख जाए उनको मेरी क्लास में, नहीं तो कल को मुझे ताने मारेंगे फिर कि आपकी क्लास में तो बच्चों में जोश ही नहीं था। मेरा गला खराब हो गया, इतना भयंकर क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, यस, जोश दिख जाए एक बार, हाउ द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन, और लाइक बटन पे कंजूसी 684। क्या बात कर रहे हैं? ये कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? फटाफट बताइए, क्यों कंजूसी हो रही है भैया? क्या बात है?
डायलॉग हो जाएगा एक, फटाफट से फिर जोश आ जाएगा है। यस सर, ओके ओके। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अगर नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, अगर नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को अपना कद और ऊंचा कर ले, अपना कद और ऊंचा कर ले, क्योंकि ये तो शुरुआत है अभी, देखिए आगे आगे होता है क्या। पॉइंट नंबर 6 आपका वेव फलन यानी तरंग फलन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेटा यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा, पूरा अटेंशन के साथ में फिक्स करिए अपने आप को स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए बेटा। तरंग फलन क्या है, ये वेव फंक्शन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चा यहां से बच के जा नहीं सकता, जरा ध्यान दें, ठीक है। यस 734, क्या बात है। तरंग फलन, ये वेव फंक्शन क्या है, मैं बताता हूं आपको। किसी तरंग के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ का, कोई वेव का डिस्टरबेंस, कोई वेव, जैसे समुद्र में एक लहर जा रही है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती हुई आगे जा रही है, तो किसी वेव के द्वारा क्रिएट जो डिस्टरबेंस है, जो विक्षोभ है, उसका गणितीय वर्णन, उसका गणितीय वर्णन। जैसे मैं आपको कहूं, आपने कहा विनोद, मैंने कहा ये ले भाई विनोद है, ये ले भाई विनोद, देखो अब इसका मैंने गणितीय विश्लेषण कर दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया इसका, विनोद। मतलब उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उस डिस्टरबेंस को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो विक्षोभ उसमें आ रहा है वेव में, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को, गणितीय विश्लेषण को, समीकरण को हमने नाम दे दिया है आपका तरंग फलन यानी वेव फंक्शन, ये नाम दे दिया। समझिए जरा ध्यान से, एक पॉइंट नोट करना यहां से, एक पॉइंट नोट करना यहां से जरा ध्यान से। डोरी के लिए विस्थापन, आपने क्या बोला कि कोई डिस्टरबेंस है स्ट्रिंग में, किसी रस्सी में, तो उस रस्सी का जरा गौर फरमाना बेटा, दिमाग में जाएगा, बोले बोले से, आराम से। देखिए ये बेटा, ये इसका मेन पोजीशन था, और इस मेन पोजीशन से डिस्टरबेंस यहां तक पहुंच गया, ऊपर तक गया, तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट था ना, वो बताएगा कि ये डिस्टरबेंस कितना है। और यही बात देखो मैंने इधर नोट किया है कि किसी स्ट्रिंग के लिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वही उसका वेव फलन है। उस डिस्टरबेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखने का तरीका है उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका विस्थापन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं साउंड वेव की, ध्वनि तरंग की। साउंड वेव के लिए कौन है फंक्शन, जरा ध्यान दें, प्रेशर। वाह गुरुजी, ये बात, प्रेशर और डेंसिटी ये होंगे आपका। यानी साउंड के लिए अगर कोई वेव फंक्शन पूछे कि कौन है, तो हम प्रेशर और डेंसिटी बोलेंगे। स्ट्रिंग के लिए पूछे तो हम स्ट्रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अभी एक चीज और बच रही है, लाइट, प्रकाश। बेटा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद है, आपको क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर पता है तो प्रकाश तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उनमें जो वेव फंक्शन होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। ये कोई पूछे साउंड में, बोला वेव फंक्शन क्या होता है, बोला प्रेशर और डेंसिटी, बोला स्ट्रिंग में, बोला डिस्प्लेसमेंट, बोला लाइट वेव में, बोला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बात खत्म हो जानी चाहिए, बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में आ जानी चाहिए। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। क्लियर है बेटा यहां से सभी का? सभी का क्लियर है बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। इस वेव फंक्शन को लिखेंगे कैसे गुरुजी? ये जो तरंग फलन है इसको लिखने का क्या तरीका है? तरंग फलन को लिखने का तरीका देखिए क्या है। माना कोई एक विमीय तरंग यानी 1D वेव, हमने कल
टाइप्स ऑफ वेव में ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, on the basis of dimension types of wave, there are 3 types of wave, 1D 2D and 3D। कल मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो फिर बता रहा हूं अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो देख लेना, बहुत काम में आएगा आगे। तो देखिए हमने एक विमीय तरंग की बात अगर अपन करें जो कि केवल और केवल एक्स एक्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, एक्स एक्स की दिशा में अगर मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो तरंग गति के दौरान कण एक्स एक्स के लंबवत यानी वाई एक्स में विस्थापित होगा। ओए सर रुके 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 सर समझ नहीं आया, बोला क्या, जरा समझते हैं। इधर आओ बेटा नीचे, ये बेटा तरंग एक्स एक्स की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये बेटा एक्स एक्स है, मानते हो बेटा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। जरा गौर फरमाना, अगर ये एक्स एक्स की दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है तो भैया ये क्या लिखा है इसने, एक्स एक्स के लंबवत वाई दूरी में इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। ये इसका क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बताओ ये एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है या नहीं, समझे, दिल में उतारें, समझना तो पड़ेगा गुरुजी, समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है। ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में 1 डायमेंशन वेव है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है, वाई दूरी से विस्थापित होता है। इस स्थिति में वाई स्थिति एक्स और समय टी का फलन है, ये स्थिति एक्स और टी का फलन कैसे है, इस तरीके से इसको लिखेंगे जो मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ जाना चाहिए, y बराबर एफ एक्स टी। इसको लिखने का तरीका ये होगा, y आपका है फंक्शन किसके लिए, एक्स टी के रूप में, तो y बराबर एफ एक्स टी, ये लिखने का तरीका होगा। अब आप कहोगे सर इतना डेप्थ में कोई सवाल बनेगा, भाई सवाल बने ना बने मेरा फर्ज है आपका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर करना, बेसिक से क्लियर करना। मैंने आपको बताया है जब इनके यूज होंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज क्लियर हो जाएगी आपका, बेसिक से समझिए कैसे मैं उस तरंग को समझाता हूं। ऊपर लिखा है कि मान लिया कोई तरंग है जिसमें स्पंद v चाल से गतिमान है, ये एक वेव है और ये इसका स्पंद है, इसमें एक डिस्टर्बेंस है जो वेग v से आगे बढ़ रहा है, देख पा रहे होंगे आप इधर, ये वेग v से आगे बढ़ रहा है, ये वेग v से इधर जा रहा है, ये एक स्पंद है यानी डिस्टर्बेंस है जो वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है। आफ्टर टाइम t समय के पश्चात ये स्पंद x x के अनुदिश चित्र में दिखाए अनुसार vt दूरी तय करता है। यहां से स्टार्ट हुआ, ये इसका मेन पोजीशन था, मतलब मिडिल पॉइंट था, और ये यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक कितनी दूरी तय किया, vt। अब इसका मेन मतलब जो अधिकतम विस्थापन है वो यहाँ पे आ गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई बेटा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल क्या है v, समय क्या लिया है t, तो v गुणा t क्या हो गया, दूरी हो गया, ये लिखा हुआ आपका vt, तो vt दूरी तय करेगा। अतः अब देखिए, अब आपको कोई वेव का इक्वेशन लिखवा ले तो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, y बराबर एफ एक्स माइनस vt, ये x की दिशा में यहां पे पहुंच गया है, ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है बेटा, x, x में से कितना आगे जा चुका है, vt, तो x माइनस vt लिख दो, अपना काम हो जाएगा, x माइनस vt, y फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं x माइनस vt, ये धनात्मक x x है बेटा, ये धनात्मक x x है। अब आप कहोगे सर ऋणात्मक होता, तो बेटा ऋणात्मक होता तो ये इसमें एक्स्ट्रा में जुड़ जाता, फिर vt माइनस नहीं करते, ये इधर जो वैल्यू था x का उसमें ये vt जुड़ जाता, तो माइनस की जगह उसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतना आपको समझना है जिसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए अगर तरंग ऋणात्मक एक्स एक्स की दिशा में अगर ट्रेवल करती है तो आपका वेव का इक्वेशन ये होगा। सर यहां से सवाल बनेगा, यस यहां पे सवाल बनेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव कौन सा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव कौन सा है, पहचानना पड़ेगा। अगर नेगेटिव में है तो ये चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो ये चिन्ह हमेशा नेगेटिव आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये दो सवाल अपने दिमाग में मेरे प्रत्येक सोल्जर के क्लियर हो जाने चाहिए, दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां से सभी का क्लियर है। चलो देखिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर आपका 7 क्या है, बस इसमें इतना ध्यान रखना बेटा कि एक एक्स एक्स डायरेक्शन में एक वेव का डिस्टर्बेंस वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले ये डिस्टर्बेंस यहां पे 0 पे था
और फिर ये VT दूरी तय करके यहां पे आ गया। कहां आ गया, ये देखिए दूरी तय करके यहां पे आ गया। तो अब इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो ऐसे धनात्मक एक्स अक्ष में, और अगर ऋणात्मक होगा तो इसी माइनस की जगह प्लस कर देंगे, जो मैंने आपको करके बता दिया है यहां पे। अगर ऋणात्मक एक्स अक्ष में आएगा तो प्लस, धनात्मक एक्स अक्ष में जाएगा तो माइनस। अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर आपका 7, जिसकी बात मैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर करने जा रहा हूं। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी का? शाबाश। देखिए कोणीय तरंग संख्या, और ये न्यूमेरिकल बेटा बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल, शहर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है। जिन बच्चों ने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, अभी तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे पहले, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। तो हवा, मतलब हवा भी पास से नहीं भटकती, जब साउंड और वेव का क्वेश्चन सामने आता है तो समझ लो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट की पावर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, कोणीय तरंग संख्या या एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ज्यादा महाभारत इसी की होती है, कहानी यहीं से बनाई जाती है, सवाल यहीं से बनेगा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, और ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट के से अपने को क्या मतलब है, अपने को इसका फॉर्मूला चाहिए, अपने को इसका फॉर्मूला चाहिए। क्या लिखा है, 2 पाई दूरी में तरंग दैर्ध्यों की संख्या, नंबर ऑफ वेवलेंथ, डिस्टेंस कितना 2 पाई, 2 पाई के डिस्टेंस में जितने भी वेवलेंथ है, नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उसी को वेव नंबर, तरंग संख्या या आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट के कहते हैं। 2 पाई डिस्टेंस में, 2 पाई डिस्टेंस में जितने भी नंबर ऑफ वेवलेंथ है, उसी को वेव नंबर या वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक कहते हैं। और इसका फॉर्मूला मेरे सोल्जर डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला मेरे सोल्जर डायरेक्ट याद रखेंगे, के बराबर 2 पाई बटा लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, के आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, 2 पाई वह दूरी है। ये बहुत अहम सवाल है, मेरा सवाल आपसे है, इसका यूनिट चाहिए मुझे इसका यूनिट चाहिए अभी का अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं डायमेंशन भी पूछ सकता हूं यहां से, मुझे इसका यूनिट चाहिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट का। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया ये सवाल, ठीक है, यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताएं एक बार, फटाफट से रिप्लाई चाहिए मुझे प्रोपोगेशन कांस्टेंट का यूनिट चाहिए, फटाफट, फास्ट फास्ट। कुछ बच्चे रेडियन प्रति मीटर कर रहे हैं, कुछ बच्चे प्रति मीटर कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ी है भैया। रेडियन प्रति मीटर या मीटर, सोच लो एक बार, सोच लें एक बार बेटा। मैं आपको बता रहा हूं यहां पे इसका मात्रक रेडियन प्रति मीटर दिख रहा है साफ साफ, फिर भी बच्चा प्रति मीटर लिख रहा है। मैंने इस लाइन को मैंने सोचा अपन नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, दिया हुआ है बेटा 2 पाई के लिए रेडियन और वेवलेंथ लैम्डा के लिए मीटर, रेडियन प्रति मीटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन बनता है आपका। नंबर 8 का जो पॉइंट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन गुरुजी दिखता कहां है आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर लाइक में कंजूसी हुई है फटाफट एक बार लाइक ठोक दे। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, नए आए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसके जस्ट बाद में आने वाले डीडी सर अपने चैनल पे, फटाफट उनकी क्लास में पहुंचो। अभी लेके आ रहे एडवर्ब का नया टॉपिक और वहां से आप अपने टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।